हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स और ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो 4.4 जो कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें क्या सीखना होता है ये आज हम सीखेंगे कि क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखी थी उस बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिक बिल्कुल जो सीखी थी हमने वो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से हमने इस इक्वेशन के रूट लिखना सीखे थे। एक लाइन में रूट तुरंत लिख देते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे x बराबर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स लिखे हुए हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हमने डायरेक्ट रूट लिखना सीखे थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अगर हम इन दोनों रूट को अलग अलग लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट तो ये होगा, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दूसरा रूट होगा, एक में प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वो दो रूट्स होंगे कौन कौन से, वो एक ये होगा एक ये होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट होते हैं वो दो ही होते हैं, ये रूट होंगे। आप इसको चाहो तो और अलग कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम और अलग कर सकते हैं, कैसे देखो, माइनस बी अपॉन 2a, 2a इसके नीचे जाएगा 2a इसके नीचे जाएगा अपॉन प्लस 1 अपॉन 2a और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अंडर रूट ये ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2a और बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अंडर रूट का। ठीक है, तो आप इन दोनों रूट्स को इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, हम ये रूट इस तरह से क्यों लिख रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें देखो एक जो टर्म है हमें दिख रहा है वो बहुत ही अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, मतलब अंडर रूट के अंदर है एक टर्म हमें जो दिख रहा है, इन दोनों रूट्स में एक टर्म ऐसा है जो कॉमन है और अंडर रूट के अंदर है। और वो टर्म क्या है, वो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों रूट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों ही रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि अंडर रूट के अंदर है। और हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी अगर नेगेटिव हो गया तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उस केस में रूट्स नहीं आते हैं, ये हमने सीखा है। लेकिन रूट्स नहीं आते तो क्या रूट्स आएंगे, उस केस में हम क्या लिखेंगे, यही चीज हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखना है। इस टॉपिक में हमें यही सीखना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करता है कि इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे। ठीक है, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करता है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आप देख सकते हो कि दोनों ही रूट्स में आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट जो है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिसाइडिंग फैक्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो बताता है कि रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब चीज बताता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट कह दिया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है,
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को। और अब हम देखते हैं जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों रूट्स की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या क्या हो सकता है वो हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास बनती है यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप पहले ये बताओ। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में हम बातचीत करेंगे कि क्या होने वाला है उस केस में। देखिए उस केस में क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो आई। यहां तक तो सेम रहता है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। आप एक चीज देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये माइनस बी अपॉन टू इसमें भी है, माइनस बी अपॉन टू इसमें भी है, ठीक है, ये चीज सेम है, ठीक है। तो ये दोनों ही रूट्स में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, ये दोनों में देखो आप बराबर सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये सब कुछ बराबर है, सिर्फ यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कुछ और होगी और इसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन रियल होगी। तो रियल तो आएंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, डिस्टिंक्ट मतलब बराबर नहीं, अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर बड़ा होगा तो रूट्स तो रियल होंगे ही लेकिन अलग अलग होंगे, तो डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उस केस में होंगे टू डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट निकलेंगे, ठीक है। तो रूट्स तो रियल निकलेंगे उस केस में, लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। उस केस में आप जो क्वेश्चंस लगाओगे उसमें ऑब्जर्व करना कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी तो रूट्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, डिस्टिंक्ट और रियल ही होंगे रूट्स, ठीक है। अगर एक और कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है, दूसरी कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ओवरऑल ये जीरो हो गया, फिर ये पूरा जीरो हो गया तो ओवरऑल ये जीरो हो गया, यानी माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पे बचा और माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पे बचा, यानी उस केस में क्या होंगे, रूट इक्वल होंगे, इक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे। तो इक्वल होंगे रियल होंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टू इक्वल रियल रूट होंगे, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर है तो क्या उस कंडीशन में हम कहेंगे टू इक्वल, ठीक है, उस केस में हम बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में आएंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर सी और एक और कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर थ्री, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर से लेस देन जीरो हो गया उस केस में तो डिफाइंड ही नहीं, उस केस में तो रियल चीज आनी ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हम ना पढ़े हैं और डिफाइंड भी नहीं होती है, ठीक है। तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो है तो ये डिफाइंड नहीं होगा, उस केस में क्या होगा कि नो रियल रूट, उस केस में इमेजिनरी रूट आते हैं और वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नो रियल रूट, उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो नो रियल रूट, उस केस में नो रियल रूट, ठीक है। तो आज के बाद क्या होगा, आज के बाद होगा ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही हम बता देंगे कि इसके रूट रियल आने वाले हैं, रियल डिस्टिंक्ट होंगे या रियल इक्वल होंगे, ठीक है। रियल तो रूट होंगे ही दोनों ही केस में आप देखो, ठीक है, लेकिन रियल डिस्टिंक्ट होंगे या रियल इक्वल होंगे उस केस में। तो रियल डिस्टिंक्ट होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर हम चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बढ़ा गया तो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर जीरो हो गया तो रियल इक्वल होंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर अगर लेस देन जीरो हो गया तो नो रियल रूट, तब उस केस में रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है। बस यही हमें सीखना रहता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है, इतना ही हमें सीखना रहता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, एग्जांपल्स लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल, हम एग्जांपल नंबर देखते हैं 17, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स।
तो आपको ये आप तो ये लगा ही लोगे। जैसे इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं 16, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है कि कह रखा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² -4x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहा क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो रूट्स का नेचर भी बताओ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही सिंपल है निकालना। डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर होता है b² - 4ac। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। b क्या है, तो अब हमें वैल्यू तो पता ही है, वैल्यू तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं कि नहीं कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। आप देखो ना, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है, तो वैल्यू हमें कंपेयर करना आता है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू लिखना आता है। तो देखिए d होगा b² - 4ac, तो b क्या होगा, x का कोफिशिएंट होता है b, तो x का कोफिशिएंट क्या है -4 लिख देंगे, -4 का होल स्क्वायर -4a क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है तो 4a, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है तो 3 हो गया। ठीक है, ये b² - 4c। अभी तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 × 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर करो चाहे +4 का स्क्वायर करो 16 ही आना है। ठीक है, और ये कितना आ गया 4 × 12 = 24। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, निगेटिव आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, -8 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट -8 आ रहा है जो कि 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट -8 आ रहा है जो कि 0 से छोटा है, और 0 से अगर छोटा है, 0 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन होगी, 0 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन होगी, यानी नो रियल रूट। तो आप देखो एग्जांपल नंबर 16 में लिखा है सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो यहाँ दी गई इक्वेशन में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं होगा। आप जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो कोई भी रूट रियल नहीं गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of the diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gate should the pole be erected? ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसकी जो थ्योरी है वो बुक में लिखी हुई है। ठीक है, थ्योरी आप बुक से देख के समझ सकते हैं, एग्जामिनेशन में आप थ्योरी सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, हमें जो सीखना है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेथड, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, मेथड। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमें यह बताया गया है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर park of the diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed point gate A and B is 7 meter। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक, सर्किल बनाते हैं। ये एक सर्किल है और इस सर्किल का डायमीटर कितना है, इस सर्किल का डायमीटर हम मान लेते हैं 13 मीटर, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस सर्किल का डायमीटर 13 मीटर है। और ए और बी जो है वो दो अपोजिट पॉइंट हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और बी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। ये दोनों ही अपोजिट पॉइंट हैं, ए और बी दोनों ही अपोजिट पॉइंट हैं। तो अगर अपोजिट पॉइंट है तो ये कितनी होगी, तो अपोजिट पॉइंट है तो ये एक डायमीटर होगी, और डायमीटर कितनी दे रखा है, डायमीटर 13 मीटर दे रखा है। ठीक, डायमीटर 13 मीटर दे रखा है। अब एक सवाल में एक पूछा है आपसे कि एक पोल बनाया जा रहा है, पोल। ठीक है, उस पोल से वो जो पोल है जहां पे बना रहे हो उस पोल से, ठीक है, दोनों दूरी यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो दूरी का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 7 मीटर है। तो मैंने कह दिया कि देखिए वो पोल P यहाँ पर बनाया जा रहा है, P यहाँ पर, तो P यहाँ पर है तो ये हो जाएगा PA
और ये हो जाएगा पी बी हो जाएगा, ठीक है। हमने कह दिया ये पी ए है, ये पी बी है, ठीक है, ये पी ए है और ये पी बी है। और हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है कि पी ए यानी ए पी माइनस बीपी, ए पी माइनस बीपी वो 7 मीटर दे रखा है, ये दे रखा है वो 7 मीटर दे रखा है, ए पी माइनस बीपी 7 मीटर दे रखा है, ठीक। और डायमीटर 13 मीटर का है, ठीक है। एक बोल यहाँ पर बनाया जाए तो आपसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हो जो जिसकी डिफरेंस यहाँ इनमें और इनमें जो डिफरेंस है 7 मीटर हो और डायमीटर 13 मीटर का हो। तो अब ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। सवाल को फिर से समझते हैं क्योंकि जब तक सवाल अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से हमसे बताया गया है कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। इस सर्किल पर एक पॉइंट लेना है आपको, एक ऐसी जगह पॉइंट लेना है जहां से पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 मीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा पॉसिबल पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस ये इतना ही पूछा आपसे, ठीक है। देखिए होगा। अब आपसे ये भी पूछा है कि अगर ये पॉसिबल है तो आप वो बताओ, इफ यस at what distance from the two gates should be the point be erected है। तो अगर है पॉसिबिलिटी है तो वो जो P पॉइंट है वो दोनों पॉइंट से कितनी कितनी दूरी पर होगा ये बताओ। अगर नहीं है तो फिर अपना आंसर नो डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो चेक करते हैं कि होगा ऐसा कि नहीं होगा, ये पोल होगा यहाँ पर कि नहीं होगा जिसका डिफरेंस 7 मीटर हो और डायमीटर 13 मीटर हो जिस सर्किल का। तो ये देखने के लिए हमने क्या दिया बीपी, इस बीपी को हमने क्या दिया एक्स। अगर बीपी को आपने x मान लिया है तो AP कितने होगी, ठीक है। तो AP माइनस एक्स हो जाएगा 7 मीटर, AP माइनस एक्स, तो AP कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा 7, उधर जाएगा तो ये प्लस x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा BP को हमने x माना है तो ये x हो गई और AP कितना आ गई 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स आ गई, AP 7 प्लस एक्स आ गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ए पी कितना है 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पी बी कितना है तो पी बी है एक्स, तो x का होल स्क्वायर, और ये बराबर है ए बी के बराबर, तो ए बी यानी 13 है तो 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमें खोलना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना ओपन करेंगे इसको तो 7×7 = 49 और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 7×14 x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये 49 है और ये 14x है, तो देखो 14x यहाँ लिख देते हैं प्लस 49 और ये कितना आएगा -169, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये कितना हो गया, ये पूरा सॉल्व होके 9 में से 9 गए आएंगे कुछ नहीं, ठीक है। 6 120 आ गया ये, ठीक है। माइनस का 120, भाई माइनस का 169 था, 49 प्लस का था तो माइनस का 120 आएगा, ठीक है। अब इसमें दो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, तो दो अगर कॉमन ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 7 14 और 2 6 12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी, अगर फाइनल क्वाड्रेटिक ये आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे और रियल हुए तो ये पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो डी चेक करेंगे। डी क्या, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करें या फिर डायरेक्ट हम रूट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट रूट लिखेंगे उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम रूट ही लिखते हैं। इस इक्वेशन के डायरेक्ट रूट लिखने का तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप लगाएं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर होगा और ये अपॉन 2a होगा, ठीक है। यानी हम आगे लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 7×7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6×4 = 24, ठीक है, 6×4 = 240, ठीक है। 2a, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1, जब वहाँ 1 लिखोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 क्या लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, -7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर देखिए, देखते हैं क्या होता है, 9, ठीक है, 4 4 8 और 2। आप देख सकते हो कि यहाँ 289 आए, अंडर रूट के अंदर 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो रियल वैल्यू है, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, और पॉसिबल होगी तो कैसे आंसर लाएंगे, अभी देखो कैसे। तो ये 17 आ गया, 17 आ गया, अपॉन 2 आ गया, ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस का 17 एक बार लेंगे, ठीक है, और दूसरा लेंगे, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 17 अपॉन 2, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू आई। अब आप एक चीज देखो कि ये वैल्यू तो नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही डिक्लेरेट हो गई। अच्छा, एक्स की वैल्यू नेगलेक्ट हमने क्यों कर दी, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव है तो क्या हुआ, नेगलेक्ट क्यों कर दी, अरे नेगलेक्ट इसलिए कर दी क्योंकि एक्स को हमने डिस्टेंस माना है। एक्स क्या है, आप एक्स देखो, पहले एक्स देखो क्या माना है, बीपी को हमने एक्स माना है, बीपी, और बीपी है डिस्टेंस। क्या कभी डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो है इसको, जो x की वैल्यू बीपी है, इसको हमने निगेटिव कर दिया, मतलब इसको नेगलेक्ट कर दिया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये इसी से आएगा, और आएगा ये 10 -7 प्लस 17 और 2 2 5 10, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, एक्स की वैल्यू 5 मीटर आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 मीटर आ गई, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीपी जिसको हमने एक्स माना है, बीपी जिसको हमने एक्स माना है वो 5 मीटर होगी, ठीक है। बीपी जिसको हमने, ये देखो यहाँ पर एक्स माना है बीपी को, ठीक है, तो बीपी जिसको हमने एक्स माना है वो 5 मीटर होगी, यानी बीपी 5 मीटर होगी, ठीक है। अगर बीपी 5 मीटर हुई, यानी ये 5 मीटर हुई, तो ये कितनी होगी, अरे 7, ये पहले से है, एक्स की वैल्यू 5 आई, तो 7 + 5 कितनी होगी, 12, इसका मतलब 12 मीटर होगी, ठीक है। अच्छा, आपसे जो सवाल पूछा था कि अगर पॉसिबिलिटी है तो बताओ कितनी कितनी दूरी पर, तो ए से आप देख लो, पी जो पॉइंट होगा, पी पॉइंट ए से वो 12 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, और बी से पी पॉइंट जो होगा वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। आंसर आ गया, पॉसिबल होगा, और पॉसिबल होगा कहाँ कहाँ पॉइंट होंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, बस केवल हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चंस में कह क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 18 जो है बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करिएगा, उसमें हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 लगाते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, नेचर बताना है, अगर रियल रूट है तो उनको निकाल सकते हो। नेचर वही b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट से आप नेचर बता पाओगे, और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर बताओगे, अगर रियल होंगे तो उनको आप फाइंड भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, इसको समझना है आपको, टू इक्वल रूट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पहला थोड़ा सरल है, हम दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला आप लगाइएगा, दूसरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है, दूसरा। हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो ये है, के एक्स इंटू एक्स -2 + 6 = 0। तो यहां पर के एक्स -2 इंटू +6 = 0, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अभी कहाँ है,
अभी तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, उसके बाद पूछा गया है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स का कोई केस पता है हमें? हाँ बिल्कुल, अभी हमने सीखा है कि इक्वल रूट कब होता है। इक्वल रूट तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तब इक्वल रूट होता है। अभी हमने सीखा है कि इक्वल रूट कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तो टू इक्वल रियल रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम 0 के बराबर रख देंगे, उसमें के वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा और 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि इन्होंने क्या कहा है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो d इक्वल टू 0, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac 0 के बराबर। अब इसमें देखो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो -2k। ठीक है, x का कोफिशिएंट -2k है, तो -2k स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4a, और c क्या है, c कांस्टेंट नंबर है 6। ठीक है, ये 0 के बराबर गया। अब यहाँ से k का वैल्यू पूछा है हमें। ठीक है, तो कितना आ गया ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2k का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो k का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 छः 24k इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर, तो 4 जाएगा उधर तो ये 0 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। के का वैल्यू हम निकालना था ना, तो के का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे के कॉमन लेते हैं। के कॉमन लेने के बाद क्या होगा कि के माइनस 6 आ जाएगा, ये 0 के बराबर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो के 0 होगा, या तो के 0 होगा तभी तो 0 होगा प्रोडक्ट। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाला 0 होगा, या तो और के माइनस 6 0 होगा। के माइनस 6 0 होगा, इसका मतलब के 6 आएगा, तो के या तो 6 होगा, के या फिर 0 होगा। तो के का वैल्यूज आ गए, के की दो वैल्यू होंगे, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन के की दो वैल्यूज पर अब इसमें से हमें एक चीज समझना होगा। ठीक है, तो के का दो वैल्यू आया है, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। क्या दोनों वैल्यू होगा? बिल्कुल नहीं। देखो के इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमने के को उठा के यहाँ पे 0 पुट कर दिया। जैसे ही के को उठा के यहाँ 0 पुट करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम किसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो के इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, के इक्वल टू 6 होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1, तो और ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हो। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि क्या ये पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना लेते हैं, यानी रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, या ऐसे कह दो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। इसमें कहा है कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, वो लेंथ का, जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। ठीक है, डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव वोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2x है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखी है, दूसरा क्या रखा है कि यहाँ पर एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इस मैंगो ग्रुप का जो एरिया है वो 800 एरिया है, कितना है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एरिया होगा क्या, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कितना हो जाएगा 2x, ये लेंथ हो गई, और इंटू ब्रेथ यानी x इक्वल टू 800। ठीक है, तो यानी 2x स्क्वायर बराबर है 800 के, तो x का वैल्यू कैसे आएगी, 2 को ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
अंडर रूट 400 यानी 400 के बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस का 20 आ जाएगी। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू एक बार प्लस का 20 लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, माइनस का 20। लेकिन x तो डिस्टेंस है भाई, x तो लेंथ हमने मानी है ना, तो x नेगेटिव नहीं हो सकती। जब x नेगेटिव नहीं हो सकती तो माइनस भी नहीं लेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल होगा, ठीक है, ये पॉसिबल होगा। और x लेंथ आ जाएगी यानी ब्रेथ आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आई है, ब्रेथ हो जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 रखोगे तो 20 टू जा 40, ठीक है। तो 40 मीटर हो जाएगी इसकी ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी, और 20 मीटर हो जाएगी इसकी ब्रेथ। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर होगा। देखिए आप कितने सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि इज इट पॉसिबल, अच्छा, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज। अगर जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है इसमें कह रखा है कि अगर फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। यानी दो फ्रेंड हैं, जैसे फ्रेंड F1 प्लस फ्रेंड F2, दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। उसके बाद क्या कहा है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट एज का आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी फ्रेंड 1 की, तो होगी F1 माइनस 4, 4 साल पहले, और F2 की कितनी होगी, F2 की F2 माइनस 4, आज से 4, और इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है कितना 48 दे रखा है। क्या ये पॉसिबल है। इस चीज की पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या कहा, हम ये क्या करेंगे कि हम एक फ्रेंड की एज को x मान लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो फ्रेंड F1 है इसकी एज को मान लेते हैं x, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। भाई दोनों की एज का सम कितना है 20 है, तो दोनों की एक को x माने, एक 20 माइनस एक्स माने, इन दोनों को जोड़ दो। देखो तो x x x x और 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो x 20 माइनस एक्स, अब इनको ऐड करोगे तो देखो 20 आ जाएगा। तो एक फ्रेंड की एज को x मानते हैं, दूसरे की अपने आप 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर x F1 फ्रेंड की एज x माइनस 4 हो जाएगी, और ये इसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, और ये माइनस 4, ठीक है। F2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है, ये 48 के बराबर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16x मल्टीप्लाई करोगे 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 है, और ये आ जाएगा 4x, ठीक है, इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 4, भाई 4x हो गया, 16x हो गया, तो 16 4 20x, ठीक है। तो ये पूरा 20x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 64 है और माइनस का 48, ठीक है। तो 64 और माइनस का 48 ही आ जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 11, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी। क्या ये फाइनल इक्वेशन होगी, बिल्कुल नहीं, माइनस कॉमन लेना हमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये आ जाएगा प्लस 112, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा 0, माइनस उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 20x और ये प्लस 112, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। और इस फाइनल इक्वेशन से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड 1 के पास, ठीक है। तो फ्रेंड 2 की एक x वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। प्रेजेंट एज हमने F1 फ्रेंड की प्रेजेंट एज x मानी थी, ठीक है, तो F2 की 20 माइनस एक्स ऐसे हो गई थी। फिर 4 साल पहले हमने इस इक्वेशन के अनुसार जो है हमने किया ये चीज, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी अगर होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कुछ आएगी तभी ये आंसर आएगा, वरना आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, अब आपको अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लेते हैं कि क्या चीज बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो, रेक्टेंगुलर पार्क का, और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। चलिए, अगर ऐसा बनाया जा सकता है, इन्होंने कहा अगर ऐसा बनाया जा सकता है तो लेंथ और ब्रेथ बताओ उस रेक्टेंगुलर पार्क की। मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका, ठीक है, पैरामीटर जो है 80 है और एरिया कितना है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो पैरामीटर कितना है, पैरामीटर पैरामीटर है 80 मीटर और एरिया कितना है, एरिया, तो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही तो रखा है एरिया। ठीक, चलिए, पैरामीटर क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना, भाई 2l प्लस बी होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2l प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ है, लेंथ प्लस ब्रेथ तो 2l प्लस बी, और ये हो जाएगा 80 के बराबर, यानी 2 से कैंसिल करोगे तो ये 40 आएगा। लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया क्या होगा, तो अगर हमने लेंथ को, एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ बोले तो एलबी, एलबी कितना हो गया 400। एक इक्वेशन ये है, ये दूसरी इक्वेशन ये है, और इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से बी बराबर हो जाएगा 40 और एल हो जाएगा तो 40 माइनस एल। इस इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस एल हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एल, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस एल। ठीक है, और ये 400 हो गया। ठीक है, तो एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40l माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया जब इसको मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए 400 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40l माइनस एल स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो l यहाँ से माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40l और माइनस 400। अब ये फाइनल इक्वेशन नहीं आई, इसमें एल काम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ठीक है, एल स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, माइनस 1 नहीं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 40l और ये प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो एल स्क्वायर माइनस 40l और प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी, यहाँ से L की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना सॉल्व कर चुके, अब आप सीख भी चुके होंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। ठीक है, L का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर L का वैल्यू निकालिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं हुआ, 0 हुआ या जो भी आएगा, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एल की वैल्यू आती है रियल, तो एल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से उठाइए, इस एल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से बी का वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और यहाँ से बी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तब, अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव आ गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आई होप अभी हमारी एक्सरसाइज आखिरी थी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो अगर आपको 10th का मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है, तो बिल्कुल हम एक एक चैप्टर इस पर पढ़ा रहे हैं, लगातार आप पढ़ते जाइए। ठीक है, खूब अच्छे से सीख जाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। धन्यवाद।